तो आगे देखेंगे छात्र कक्षा 11 अर्थशास्त्र अर्धवार्षिक का पेपर। क्वेश्चन 17वां आया है, समांतर माध्य के कोई 3 गुण बताइए, और इसी का अथवा आया है माध्यिका के कोई 3 गुण बताइए। तो हम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो समांतर माध्य जैसे कि सभी जानते हैं, इसका सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा x बटे n। मतलब कि समांतर माध्य कैसे याद करते हैं, सिग्मा x यानी पदों का योग और बटे पदों की संख्या, यानी कि जो भी पद दिए गए हैं उनको जोड़ के और उन पदों की संख्या का भाग देकर समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। तो ऐसे ही ये ज्ञात करना सरल है। तो चूंकि सभी पदों को जोड़कर और निकाला जाता है तो सभी पदों पर आधारित होता है, और इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, और परिवर्तनों का प्रभाव भी देखा जा सकता है, बहुत कम पड़ता है। तो इसी प्रकार से इसके गुण बन जाएंगे। समांतर माध्य के क्या गुण होते हैं, गणना करना सरल होता है, क्योंकि अवरोही या आरोही क्रम में जमाना नहीं पड़ता, यानी आरोही अवरोही यानी कि बढ़ते या घटते क्रम में पदों को नहीं जमाना पड़ता। सीधे पदों को जोड़ लो और पदों की संख्या का भाग दे दो, ज्ञात हो जाएगा। तो ज्ञात करना सरल है। दूसरा गुण है, यह सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है, यानी सभी पदों को जोड़ा जाता है। समांतर श्रेणी जो दी जाती है उसमें सभी पदों को जोड़ लिया जाता है, तो सभी पदों पर आधारित होता है, इसलिए यह अधिक वैज्ञानिक है। और तीसरा गुण है, क्योंकि इसके उत्तर की जांच की जा सकती है, उत्तर की जांच करना ही बीजगणितीय विवेचन कहलाता है। तो इसका बीजगणितीय विवेचन संभव होता है। हमने एक एक्स्ट्रा लिख दिया है, 3 पूछेगा। चौथा, इस पर परिवर्तनों का प्रभाव कम पड़ता है, यानी कि पद मूल्यों में यदि परिवर्तन आ जाए तो उनका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता, वो आसपास ही रह सकता है। और अथवा प्रश्न माध्यिका के 3 गुण। तो माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, हम पहले पदों को आरोही क्रम में जमाते हैं, आरोही क्रम, फिर m बराबर n धन 1 बटे 2 इस सूत्र का प्रयोग करके बां पद निकालते हैं। तो ऐसे ही हम इसके आधार पर माध्यिका का निर्धारण करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसके क्या गुण हैं। तो माध्यिका को ज्ञात करना व समझना सरल होता है, क्योंकि आरोही क्रम में जमा के और पदों की संख्या से आधे करके और पद का निर्धारण होता है। अब इसमें क्या होता है, बड़े मूल्यों का या छोटे मूल्यों का प्रभाव नहीं होता। किसी अन्य माध्य में, माध्यिका के अलावा जो अन्य माध्य होते हैं उनमें बड़े पद मूल्यों और छोटे मूल्यों का प्रभाव पड़ता है, परंतु इसमें नहीं पड़ता। तो ये गुण हो जाएगा। और अगला है, यह निश्चित व स्पष्ट माध्य होता है। तो इसका मूल्य जो समांतर श्रेणी होती है, यदि हम दे दें 2, 3, 5, 8, 9, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक और दे दें हम 15। तो माध्यिका का मतलब होता है मध्य का पद, बीच का पद। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि चौथा पद माध्यिका पद होगा। 1, 2, 3, 4 चौथा पद। तो चौथे पद का मूल्य कितना है, 8। एक निश्चित मूल्य है, निश्चित व स्पष्ट मूल्य होता है, यानी कि ये स्पष्ट माध्य है। इसका जो मूल्य निकल के आता है वो स्पष्ट होता है, यानी समग्र श्रेणी में इससे ही एक पद होता है, एक मूल्य होता है। बाकी के जो होते हैं उनमें हो सकता है निश्चित मूल्य ना रहता हो, पद मूल्यों में से ना रहता हो, एक अन्य मूल्य ही निकलता हो। तो इस तरीके से ये माध्यिका के गुण हैं। तो अगला प्रश्न है 18वां, हरित क्रांति क्या है, इससे कृषकों को क्या लाभ हुए, 2 की व्याख्या करें। तो देखेंगे इसका उत्तर। तो हरित क्रांति कृषि क्षेत्र की एक क्रांति है। भारत में कृषि में तेजी से उत्पादन में वृद्धि के लिए 1966 में नई कृषि नीति को अपनाया गया।
जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, इसे हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। अब इसका आशय क्या है? हरित क्रांति से आशय कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में उस तीव्र वृद्धि से है, उत्पादन तथा उत्पादकता में उस तीव्र वृद्धि से है जो देश में थोड़े समय में अधिक मात्रा में उत्पादन या उपज देने वाली बीजों, रासायनिक खादों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप। तो अधिकतम उत्पादन के लिए उत्पादन तथा उत्पादकता में तीव्र वृद्धि के लिए थोड़े समय में अधिक मात्रा में उपज देने वाले, उत्पादन देने वाले बीजों, रासायनिक खादों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई। तो ये क्रांति हुई। इसमें बीजों एवं खादों के संयोजन को सफल बनाने के लिए अन्य साधनों जैसे सिंचाई के साधन, कृषि यंत्र यानी कि मशीनें, कीटनाशक आदि को भी जुटाया गया। तो ये कृषि क्षेत्र की क्रांति हरित क्रांति है, जिसे कब अपनाया गया? 1966 में। और कृषि क्षेत्र में तीव्र उत्पादन के उद्देश्य से या तीव्र उत्पादकता के उद्देश्य से अधिक मात्रा में उपज देने वाले खादों नहीं अब अधिक उपज देने वाले बीजों एवं रासायनिक खादों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप देखी गई। इसमें बीजों एवं खादों के संयोजन को सफल बनाने के लिए अन्य तत्वों जैसे सिंचाई के साधन, मशीनों, कीटनाशकों आदि को भी जुटाया गया, इन पर भी ध्यान दिया गया। अब इस क्रांति के बाद क्या परिणाम देखने को मिले, कृषि जगत में क्या सुधार हुआ, इसके लिए 2 लाभ इस प्रश्न में पूछे गए हैं। 2 लाभ बताइए। तो 2 लाभ हम बताएंगे, उत्पादन में वृद्धि या उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि, इस पॉइंट के अंतर्गत हम लिखेंगे, पहले पॉइंट के अंतर्गत हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रति हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़ होता है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसमें ज्वार, बाजरा, चावल, गेहूं की फसलें प्रमुख थीं। दूसरा लाभ है कृषि अधिशेष में वृद्धि। अधिशेष का मतलब होता है कृषक जब फसल उगाता है तो कुछ फसल स्वयं के उपयोग के लिए होती है, स्वयं के उपयोग के लिए उसके बाद यदि फसल बच जाए, फसल स्वयं के कृषक के स्वयं के उपभोग के बाद फसल बच जाए तो वो अधिशेष कहलाता है। अधिशेष तो स्वयं के उपभोग के बाद जो फसल बचती है वही बाजार में किसान बेच पाता है। तो बाजार में बिकने की जो अधिशेष की मात्रा है वो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ज़्यादा मात्रा में होने लगी, अधिशेष की मात्रा ज़्यादा मात्रा में होने लगी। कृषि की यह क्रांति इस प्रकार से कारगर साबित हुई। तो दूसरा लाभ क्या है? कृषि अधिशेष में वृद्धि। इस नीति के अपनाए जाने के परिणाम स्वरूप किसान के स्वयं के उपयोग से अधिक अधिशेष बचे हुए अनाज की मात्रा में वृद्धि हुई। तो ये 2 लाभ हैं। वीडियो रोककर प्रश्न को नोट कर सकते हैं। तो छात्र आगे देखेंगे क्वेश्चन 18 का अथवा। क्वेश्चन आया है, योजना के उद्देश्य के रूप में समानता में समवृद्धि की व्याख्या कीजिए कोई 3 बिंदुओं में। तो समानता में समवृद्धि यानी कि जब सरकार योजनाएं लाती है, क्या योजनाएं लाती है या योजनाओं के क्या उद्देश्य होते हैं? योजनाओं के उद्देश्य होते हैं आर्थिक विकास, आधारिक संरचनाओं का विकास, आधुनिकीकरण। तो ये सभी चीजें होती हैं। तो उन चीजों में या आर्थिक विकास में समानता का हमेशा अर्थ लगाया जाता है
अमीर और गरीब के बीच फर्क, तो अमीर और गरीब के बीच फर्क यदि कम हो या ना हो तो हम उसे समानता कहेंगे। और यदि किसी देश में आर्थिक विकास हो रहा है परंतु अमीर और गरीब में फासला है, यानी अमीर थोड़े से होते हैं, गरीब अधिक होते हैं किसी भी देश में, तो यदि ऐसी स्थिति है तो उस आर्थिक विकास का कोई महत्व नहीं है। तो आर्थिक विकास या योजनाओं का उद्देश्य में क्या शामिल होना चाहिए कि समानता में भी वृद्धि हो, समानता भी आए, समानता समृद्धि, यानी समानता की अवधारणा उन योजनाओं के उद्देश्यों में होना चाहिए। तो ऐसे ही हम प्रश्न का उत्तर क्या देंगे, प्रश्न का उत्तर क्या देंगे 3 बिंदुओं में कि धन संपत्ति यानी राष्ट्रीय आय का समान वितरण हो, समान वितरण हो, तो ये समानता में समृद्धि का पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है आर्थिक विकास का लाभ गरीब वर्ग को हो। आर्थिक विकास का लाभ यदि केवल अमीर वर्ग को होगा तो ऐसी योजनाओं का कोई महत्व नहीं है। महत्व कैसा होना चाहिए कि आर्थिक विकास का लाभ गरीब वर्ग को हो। अमीर तो पहले से अमीर है, आर्थिक विकास किसके लिए फायदेमंद होना चाहिए, गरीब को। और तीसरा बिंदु है प्रत्येक भारतीय को भोजन, कपड़ा, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों, तभी आर्थिक विकास या किसी भी योजना का उद्देश्य अच्छा माना जाएगा। तो ये था क्वेश्चन 18 का, अथवा योजनाओं के उद्देश्य के रूप में समानता में समृद्धि की व्याख्या कीजिए। और ये आपकी जो स्कूल से मिली बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, उसमें पेज नंबर 22 पर चर्चा की गई है, पेज नंबर 22 पर चर्चा की गई है इसकी। समानता में समृद्धि या समानता के शब्द वहां पे चर्चा की गई है, और भी बातों की चर्चा की गई है कि योजनाओं के उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं। बाकी आपको ये निष्कर्ष रूप में उत्तर मिल गया है 3 पॉइंट में। अगला प्रश्न है 19वां, भारतीय कृषि साख की समस्याएं बताइए। तो अभी कुछ बच्चे साख का अर्थ नहीं समझते होंगे। साख का अर्थ साग सब्जी नहीं होता, आलू टमाटर नहीं होता। साख का अर्थ होता है ऋण या उधार का लेना भी और देना भी, ऋण या उधार लेना देना। तो कृषि क्षेत्र में उधार की कृषकों को आवश्यकता पड़ती है, ऋण की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए आसानी से ऋण नहीं मिलता। कृषि क्षेत्र में कृषकों को आसानी से ऋण नहीं मिलता। हमारे देश में ये स्थिति है। या तो बैंकों में, वित्तीय संस्थाओं में लंबी प्रक्रिया होती है, तो कृषक ऋण आसानी से उनको नहीं मिल पाता, तो वो लेने में रुचि नहीं रखते। फिर कहाँ जाते हैं, गांव के लम्बादार के यहाँ, साहूकार महाजन के यहाँ, और ऊंची दर पर ऋण लेने के लिए मजबूर रहते हैं। ऐसी कुछ समस्याएं कृषि साख यानी कि कृषि ऋण, अल्पकालीन ऋण हो या दीर्घकालीन ऋण हो। दीर्घकालीन ऋण तो मिलना मुश्किल रहता है कृषि क्षेत्र में। तो ऐसा ही हम 3 पॉइंट बताएंगे भारतीय कृषि साख की समस्याएं। तो नंबर 1 है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में वही आते हैं महाजन, साहूकार, जिनकी ब्याज दरें बहुत अधिक होती हैं। संगठित क्षेत्र नहीं, असंगठित क्षेत्र एवं उसकी ऊंची ब्याज दरें, ये एक समस्या है कृषि साख की समस्या। क्योंकि असंगठित क्षेत्र मतलब कि बैंकिंग या वित्तीय संस्थाएं नहीं है। क्या है, साहूकार महाजन हैं, और साहूकार महाजन का पंजीयन नहीं होता, इसलिए ये असंगठित कहलाते हैं।
कोई भी बैंक हो वो पंजीकृत बैंक होता है, कोई भी वित्तीय संस्था हो पंजीकृत होती है, लेकिन महाजन और साहूकार पंजीकृत नहीं होते। पंजीकृत ना होने के कारण असंगठित क्षेत्र कहलाता है और इनकी ब्याज दरें ऊंची होती हैं। कुछ बच्चे देखते होंगे कि 3% प्रति माह ब्याज देना पड़ता है और 12 माह का कर दो तो 36% हुआ। 36% ब्याज दर बहुत बड़ी ब्याज दर हो जाती है। 3 साल में दोगुना हो जाएगा कर्जा। ऐसे में कृषकों की खेती ही बिक जाएगी। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, बैंक वित्तीय संस्थाओं में लंबी प्रक्रिया के बाद कृषि ऋण मिलना। तो ये देखा गया है कि किसी भी बैंक में यदि कृषक ऋण लेने जाता है तो इतनी प्रक्रिया, इतनी पेपर प्रोसेस बताई जाती है कि उसकी समझ में ही नहीं आती और वो फिर ऋण लेने में, उधार लेने में या कृषि साख लेने में रुचि नहीं लेता। और अगला पॉइंट है पर्याप्त वित्तीय संस्थाओं की स्थापना नहीं। तो हम देखते हैं कि नमस्ते ग्रामीण, सब लोग जुड़ जाएं, बस इसकी बात शुरुआत करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी बैंक नहीं है, कोई भी बैंक नहीं है, क्योंकि कृषि कहाँ है? भारत कृषि प्रधान देश है और भारत गांव गांव का देश है। भारत की 75% जनसंख्या, 1/3 जनसंख्या, 3/4 जनसंख्या कहाँ रहती है? गांवों में निवास करती है और कृषि कार्य करती है। और कृषि कार्य करने के लिए यदि उनको साख की आवश्यकता यानी कृषि ऋण की आवश्यकता है तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था की स्थापना नहीं की गई और ना ही उनका विकास हुआ है, केवल शहरों तक सीमित है। तो ये समस्याएं, 3 समस्याएं कृषि साख की आप नोट कर सकते हैं वीडियो रोक कर।